हेलो एवरीवन, ये सामाजिक विचारक से संबंधित MCQ है, सोशल थॉट से संबंधित है। तो इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन तो लेंगे ही थॉट से रिलेटेड, लेकिन साथ साथ जो थॉट की वीडियो है उस पर आप गौर करेंगे, उसको आप सुना करेंगे तो आपका कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए प्रैक्टिस सेट से पहले। तो खैर प्रैक्टिस सेट करिए, एग्ज़ाम करीब है, लेकिन साथ साथ में आप मेन वीडियो जो थॉट के अगस्त कॉम्ट, इमैनुएल durkheim, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, पेरेटो, पार्सन्स, कार्ल मार्क्स, उसको आप सुने, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को अपने किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया? तो डायरेक्ट आंसर पे चलिए। इसका सही आंसर थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका सही आंसर है ये। और आगे बढ़ते हैं। आदर्श प्रारूप की अवधारणा बनाई गई। आपको पता है आदर्श प्रारूप को कहते हैं आइडियल टाइप। तो आइडियल टाइप की चर्चा ये देखिए बी में है, मैक्स वेबर द्वारा किया गया था। और आगे बढ़े। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा किससे ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर होगा डिल्थे साहब से। तो इसमें एक तो अहम बात यह है कि आप इसको डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट आंसर करें, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैक्स वेबर को द्वारा कितने प्रकार के आदर्श प्रारूप विकसित किए गए? तो इसका सही आंसर है 4 प्रकार के आदर्श प्रारूप। नेक्स्ट, मैक्स वेबर प्रोटेस्टेंट आचार व्यवस्था के आदर्श प्रारूप का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आती है? समय ही धन है, धन से धन कमाया जाता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, उपयुक्त सभी, ये सब है। टाइम इज मनी, और एवरी पेनी इज द एसेट्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें। मैक्स वेबर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म कब प्रकाशित हुई? 1906 में। इसको आपको याद करना है, रट जाइए। निम्न में से कौन सी पुस्तक मैक्स वेबर द्वारा नहीं लिखी गई? तो आपको मैं बता दूं, सोशल सिस्टम द एसे इन सोशियोलॉजी मैक्स वेबर की है। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैक्स वेबर के। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म भी। सोशल सिस्टम है टॉलकट पार्सन्स की। आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रोटेस्टेंट धर्म की नहीं है? कर्म ही सबसे बड़ा गुण है, ये तो है। ऋण पर ब्याज लेने की स्वीकृति भी है। ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, ये भी है। भाग्यवादिता नहीं है, भाग्य पे नहीं है, कर्म के सिद्धांत पे है। आगे चलें। सामाजिक क्रिया किस काल से संबंधित है? सामाजिक क्रिया तीनों काल से संबंधित है, वर्तमान, भविष्य और अतीत। और ये कहना है मैक्स वेबर का। उपयुक्त सभी आंसर होंगे ये। और आगे देखिए, किसी भी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा चलाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव तथा क्रियाओं को समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उनकी गतिविधि निर्धारित हो। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये है मैक्स वेबर के द्वारा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है व्यक्तिनिष्ठ अर्थ। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक व्यक्तिनिष्ठ अर्थ है, ये देखिए ये है। इसका अर्थ है सब्जेक्टिव मीनिंग। सब्जेक्टिव, तो मैक्स वेबर जो है सब्जेक्टिव मीनिंग पे ध्यान देते थे कि कर्ता क्या सोचता है उस क्रिया के बारे में। चलिए आगे बढ़िए। किस विद्वान का मत है कि क्रिया और अंतःक्रिया के आधार पर निर्मित प्रतिमान ही व्यवस्था या प्रणाली की व्याख्या है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहते हैं क्रिया और इंटरेक्शन से जो पैटर्न डेवलप होता है वो एक प्रणाली बनाता है। हालांकि ऐसी बात पार्सन्स भी कहते हैं। तो आगे आइए। निम्न में से कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है? टकराने पर झगड़ना है,
और कीर्तन में सम्मिलित होना है, अखंड रामायण करवाना भी है, तपस्या करना में कोई व्यक्ति से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये आंसर सही है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया कितने प्रकार बताए हैं? 4। ये आंसर है, 4 ही प्रकार बताए हैं। कौन सी सामाजिक क्रिया नहीं है? देखिए प्रेम ये है, घृणा भी है, सहानुभूति भी है, लेकिन सपना नहीं है, क्योंकि प्रेम भी आप किसी से करते हैं, घृणा भी करते हैं और सहानुभूति भी करते हैं। इन सब में इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है, लेकिन सपना देख रहे हैं आप, किसी से अंतःक्रिया नहीं कर रहे हैं। मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के अंतर्गत इनमें से किस धर्म का अध्ययन नहीं किया? इस्लाम का किया और सारे धर्मों का किया, हिंदू का किया, ईसाई का किया, बौद्ध का, जैन का किया, फारसी का नहीं किया। तो सही आंसर है फारसी। नेक्स्ट, व्यक्तिवाद श्रम विभाजन के द्वारा व्यक्तियों पर जबरदस्ती थोपा गया नैतिक कर्तव्य था। यह कथन किसका है? यह कथन दुर्खिम का है। दुर्खिम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के कारण इंडिविजुअलिज्म आती है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किस विद्वान के विचारों का खंडन किया था? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। आगे आइए, दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसने कहा? स्पष्ट रूप से यह समाजशास्त्री होने की अपेक्षा है कि जीवशास्त्री व्याख्या है। बार्न्स ने कहा था। इनमें में से कौन प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के अति निकट था? प्रत्यक्षवाद के, पॉजिटिविज्म के, दुर्खिम। आगे आइए, क्योंकि अगस्त कॉम्ट के जो उत्तराधिकारी हैं वो दुर्खिम ही है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक दुर्खिम। इनमें से कौन सी पुस्तक दुर्खिम द्वारा लिखित नहीं है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ ये भी है, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नहीं है, ये पार्सन्स की है। ली सोसाइड दुर्खिम की है। किसने कहा कि मैक्स वेबर विश्वकोशीय मस्तिष्क था? पार्सन्स ने। पार्सन्स मैक्स वेबर से प्रभावित थे। कॉम्ट ने अस्वीकार किया था कि प्रत्यक्षवाद अनिश्वरवादी है, क्योंकि ये किसी भी रूप में अलौकिकता से संबंधित नहीं है। ये कथन किस विद्वान का है? यह है कथन रॉलिन चैम्बलिस का। यह आसानी से विश्वास किया जा सकता है कि यहाँ 2 कॉम्ट थे। यदि एक तीव्र बुद्धि वैज्ञानिक था तो दूसरा एक साधारण प्रतिमा वाला धार्मिक व्यक्ति था। ये कथन किस विद्वान का है? रॉलिन चैम्बलिस। आ गया ये, दुर्खिम के फ्रेंच भाषा में लिखित पुस्तक ली सोसाइट कब प्रकाशित हुई? 1897 में। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 1893 में डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, और उसके बाद 1895 में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, और ली सोसाइटी 1897 में। दुर्खिम के आत्महत्या संबंधी विचार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा? आत्महत्या की दर के वे कारक जिनमें वह रुचि रखता है सामाजिक वातावरण के लक्षणों में ढूंढे जा सकते हैं। उत्तर है पार्सन्स। आत्महत्याओं की दर समाज और समुदाय के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरणार्थ, आत्महत्याओं की संख्या हिंदू लोगों में ईसाई कैथोलिक की तुलना में कम होती है। कथन किस विद्वान का है? दुर्खिम। एनोमी की अवधारणा किसने विकसित की? ये भी दुर्खिम ने। हालांकि एनोमी पे काम कार्ल मार्क्स ने भी किया है, लेकिन अवधारणा दुर्खिम की है। विभाजन को एक सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया? ये है एडम स्मिथ। हालांकि यहाँ पे बात आ रही है दुर्खिम की कि इसमें विभाजन को एक सिद्धांत के रूप में डिवीजन ऑफ लेबर को दुर्खिम ने किया है, लेकिन सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर की बात एडम स्मिथ ने की थी। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक ये हैं अगस्ट कॉम्ट। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक के लेखक ये भी अगस्ट कॉम्ट। इसको रट जाइएगा, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
याद करिए। कौन सी कृति अगस्त कॉम्ट की अंतिम रचना मानी जाती है जो उन्होंने 1852 में प्रकाशित कराई थी? तो इसका सही उत्तर है कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। कॉम्ट के तीनों स्तरों के नियम के संबंध में किसने लिखा? ये चिंतन के 3 स्तर नहीं वरना ये तो चिंतन योग्यता का धरातल है। हर्बर्ट स्पेंसर प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता है। सही आंसर है अगस्त कॉम्ट। कॉम्ट ने अपने पहले के वैज्ञानिक अभिमत तथा दृष्टिकोण की निर्दयता पूर्वक हत्या की। एक कथन किस समाजशास्त्री का है? जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। आपको बता दें कि जेएस मिल अगस्त कॉम्ट के स्टूडेंट थे। प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता मनुष्य में सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। एक कथन भी है, किसका है? जेएस मिल का है। समाजशास्त्र के जनक का जन्म हुआ 1798 में। ऑप्शन है डी, इसको याद कर लीजिए, अब बार बार आता है। समाज का संपूर्ण अध्ययन करने वाले नवीन विज्ञान का कॉम्ट ने प्रारंभ में क्या नाम दिया था? सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स के स्थान पर कॉम्ट ने नवीन सामाजिक विज्ञान का नाम सोशियोलॉजी कब दिया? 1838 में। अगस्त कॉम्ट ने 3 स्तरों के नियम को किस सन में प्रस्तुत किया था? 1822 में। ये सब रट जाइएगा। मानव चिंतन किस अवस्था से गुजरता है? मानव चिंतन धार्मिक अवस्था, काल्पनिक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था, सभी अवस्थाओं से गुजरता है। एक्चुअली धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक, काल्पनिक और वैज्ञानिक सभी अवस्थाओं से गुजरता है। अगस्त कॉम्ट ने आध्यात्मिक अवस्थाओं को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया? आध्यात्मिक का मतलब यहाँ पे धार्मिक अवस्था हुआ। ये 3 स्तरों में। कॉम्ट का सामाजिक गत्यात्मकता यानी सोशल डायनामिक्स का प्रमुख आधार मानव विकास के 3 स्तरों का नियम है। किसने कहा? थियोडोर एबल। किस समाजशास्त्री ने 3 स्तरों के नियम की आलोचना करते हुए लिखा? कॉम्ट ने चिंतन की चौथी अवस्था, समाजीकृत अवस्था को छोड़ दिया। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता प्राचीन सामाजिक चिंतन की नहीं है? विशेषीकृत चिंतन। चिंतन पर दर्शन का प्रभाव भी पड़ा, चिंतन पर धर्म का प्रभाव पड़ा, उच्च स्तरीय चिंतन, लेकिन विशेषीकृत चिंतन का जो नहीं है। आ गया ये रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। वैदिक कालीन सामाजिक विचार किससे संबंधित थे? नैतिकता से, ऋण से और पुरुषार्थ से, तीनों से। प्लेटो ने दार्शनिक चिंतन की प्रेरणा किससे ली? सुकरात से। सुकरात गुरु थे इनके। प्लेटो ने के सर्वाधिक प्रिय शिष्य कौन थे? अरस्तु। भारत में दार्शनिक विचारों का सूत्रपात कहां से हुआ? ऋग्वेद से। सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक में किस विचारक के विचार संकलित हैं? ऑगस्टाइन के। सामाजिक विचारधारा की प्रथम व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक नींव किसने डाली? अगस्त कॉम्ट ने। सामाजिक विचारधारा का संबंध अन्य वैज्ञानिकों के व अन्य व्यक्तियों के संबंधित मनुष्य से होता है। ये कथन किसका है? बोगार्डस का। इसको ये तथ्यपरक है, इसको रटना है, याद करना है। भारतीय सामाजिक विचारधारा का अध्ययन किसकी सहायता से किया जाता है? वैदिक साहित्य, उपनिषद, पुराण, उपयुक्त सभी। आपको मैं बता दूं, वैदिक साहित्य उपनिषद दार्शनिक है, दर्शन छुपा होता है, उपनिषद में दर्शन होता है, तो ये सभी आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आदि सामाजिक विचारधारा की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है? कहावतें, लोक कथा। सही आंसर है कहावतें। पश्चिमीकरण से जाति प्रथा परिवर्तित हो गई।
जाति प्रथा परिवर्तित होकर के क्या बनी है? वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, रंग भेद व्यवस्था, जाति वर्ग में परिवर्तित हुआ, वर्ग व्यवस्था। लौकिकरण से अभिप्राय विभेदीकरण की प्रक्रिया से है। ये परिभाषा है एम.एन. श्रीनिवास का सेकुलराइजेशन। लौकिकीकरण की विशेषता है परिवर्तन की प्रक्रिया, धार्मिकता का ह्रास, बुद्धिवाद। उपरोक्त सभी सही आंसर है। लौकिकीकरण धार्मिक निरपेक्षता है, अर्थात यह अस्तित्ववाद है। यह कथन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। लौकिकीकरण के कारण है आधुनिक शिक्षा भी है और भौतिकवादी विचारधारा भी है। सी आंसर होगा, दोनों सही है। भारत में लौकिकीकरण को प्रोत्साहन करने वाले कारक कौन कौन हैं? पश्चिमीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिक शिक्षा सभी हैं। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध मूल्यों की संरचना से है? सही आंसर है गत्यात्मकता। राधा कमल मुखर्जी के जीवन का सर्वाधिक भाग किस संस्था की सेवा में व्यतीत हुआ? लखनऊ विश्वविद्यालय के थे, लखनऊ विश्वविद्यालय। निम्न में प्रभु जाति है, प्रभु जाति जाट है जो अपने एरिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है जनसंख्या के एतबार से और शक्ति के एतबार से। बाकी जो है नहीं है। तो हरियाणा में जाट हैं, पश्चिमी यूपी में जो डोमिनेंट कास्ट के रूप में है। पर संस्कृति गणन में दूसरे समूह की संस्कृति के तत्वों का सात्मीकरण किया जाता है। इसमें कुछ तत्वों को स्वीकारा जाता है, कुछ तत्वों अथवा पूर्ण संस्कृति को। जरूरी नहीं कि कुछ ही को, पूरे को भी किया जा सकता है। प्रभु जाति को सांस्कृतिकरण के आदर्श के रूप में किस विद्वान ने मान्यता दी? एम.एन. श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है दोनों। और प्रभु जाति को ही की संस्कृतिकरण होती है, उनको ही अपनाया जाता है। पश्चिमीकरण में भारतीय समाज प्रभावित हुआ ब्रिटेन से। पश्चिमीकरण में केवल जातियां ही पश्चिमीकृत हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, निम्न सभी हुआ पश्चिमीकृत। पश्चिमी शिक्षा से अधिक महत्व दिया जाता है। पश्चिमी शिक्षा में अधिक महत्व किस चीज का दिया जाता है? धार्मिक शिक्षा का, रोजपराग शिक्षा का, आध्यात्मिक तक, लौकिक शिक्षा का दिया जाता है, सेकुलर एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित नैतिक मानदंड नहीं है? अस्पृश्यता, सत्याग्रह, अहिंसा, अपरिग्रह। अस्पृश्यता नहीं है, सत्याग्रह है, अहिंसा है, अपरिग्रह है। राधा कमल मुखर्जी का जन्म किस वर्ष हुआ? 1889। सोशल इकोलॉजी पुस्तक किस विद्वान ने लिखी? राधा कमल मुखर्जी। मूल्यों का समाजशास्त्र की अवधारणा किस विद्वान ने दी? ये भी राधा कमल मुखर्जी। फिलॉसफी ऑफ मैन के लेखक कौन है? ये भी राधा कमल मुखर्जी। द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी ने किस विषय पर पुस्तकें लिखी? अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, सभी विषय पे लिखी है। डॉक्टर मुखर्जी की विचारधारा पर किस विद्वानों का प्रभाव पड़ा था? पैट्रिक गेट्स का, बर्गिस का, विजेंद्रनाथ सील का। परिस्थितिकी की अवधारणा मौलिक रूप से किस विज्ञान से संबंधित है? भूविज्ञान से, जियोलॉजी। गांधी जी का धर्म से आशय था, तो न तो हिंदू धर्म से न वैष्णव धर्म से, बल्कि गांधी जी धर्म का व्यापक अर्थ लेते थे। उनकी दृष्टि में सत्य ही ईश्वर है, सत्य। गांधी जी ने धर्म के साथ किस शपथ को जोड़ा? सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। उपरोक्त सभी को। गांधी जी के दर्शन का प्रमुख स्रोत कौन सा ग्रंथ है? गीता। गांधी जी राज्य को क्या कहते थे? आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते, अनावश्यक बुराई मानते हैं। गांधी जी राज को अनावश्यक, पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का यंत्र मानते हैं। तो अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं गांधी जी पे।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। थैंक यू।